आज के प्रॉब्लम में अपन एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि तुम्हारे सामने रिंग दी हुई है और उस रिंग को अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव करवा दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस रिंग के मोशन पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अगर रिंग के मोशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अगर रिंग के मोशन पर इम्पैक्ट डाल रहा है, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो क्या ये इसकी एनर्जी पर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा? और अगर मैग्नेटिक फोर्स एनर्जी पर इम्पैक्ट डाल रहा है तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम तो फिर अपन को एक उल्टा रिजल्ट नहीं मिला, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमने अभी तक जीरो पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एनर्जी पर इम्पैक्ट पड़ गया, दैट इज अगर एनर्जी चेंज हो गई, फिर तो ये वाला जो अपन ने पढ़ा है ना, वर्क डन पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है। और यही एस्पेक्ट इस सवाल को इंटरेस्टिंग बनाएगा। ऑलराइट, तो फिर शुरुआत करते हैं सवाल के साथ। थोड़ी सवाल की लैंग्वेज ज्यादा है तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ इसको। तुम्हारे सामने एक रिंग दी हुई है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज है स्मॉल q। उसके बाद अपन ने रिंग को एक सर्टेन वेलोसिटी दे दी है, दैट इज v0, एंड बिकॉज सरफेस पे कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है तो हमारी जो रिंग है वो स्लाइड करती जा रही है कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब बेसिकली क्या हुआ, रिंग स्लाइड करते करते एक ऐसे रीजन में आ जाती है जहां पर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, एंड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस पेपर से बाहर की तरफ है, बेसिकली हमारी तरफ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड रिंग के मोशन पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि अपन इस रिंग को कितना चार्ज करें सच दैट जिस मोमेंट पर कंप्लीट रिंग इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आ जाती है, हमारी रिंग ने प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दी है। दैट इज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट सपोज इसकी वेलोसिटी v फाइनल हो गई है और इसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया है जो इनिशियली नहीं था, तो ये थोड़ी सी यूनिक चीज है, एंड सपोज वो ओमेगा f के बराबर है। तो बिकॉज एट दिस मोमेंट हमारी रिंग प्योर रोलिंग कर रही है तो आई कैन राइट दिस v फाइनल एज स्मॉल r इंटू ओमेगा फाइनल। ऑलराइट, सो ये हमारी एक फाइनल कंडीशन है जो हम चाहते हैं, और कब चाहते हैं, उस मोमेंट पर जब हमारी रिंग कंप्लीटली इस मैग्नेटिक रीजन के अंदर आ गई है। सो फॉर दिस टू बी ट्रू अपन को निकालना है कि इस रिंग के ऊपर चार्ज क्या होगा। अब ऐसा भी हो सकता था ना कि रिंग सपोज हाफ रीजन तक ही आई है और तभी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। ऑलराइट, और हो सकता था कि रिंग बहुत ज्यादा अंदर आ गई फिर भी प्योर रोलिंग नहीं हो रही। तो अपन को सर्टेन चार्ज निकालना है जब रिंग कंप्लीटली रीजन के अंदर आ गई एंड उस मोमेंट पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। ऑलराइट, आई गेस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुका है तो अगेन वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो। ऑलराइट, आई गेस तुमने स्टार्ट किया होगा एंड ऑल्सो कमेंट कर दिया होगा कि तुमने क्या अप्रोचेस या क्या आइडियाज यूज करे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो अपन क्या करते हैं, उस फाइनल स्टेट पर पहले पहुंच जाते हैं। सपोज अपन उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब हमारी रिंग पूरी एंटर कर चुकी है उस रीजन के अंदर। ऑलराइट, एंड इस तरीके से वो रीजन है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब बिकॉज इस मोमेंट पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है सो आई कैन से कि जो v फाइनल है दैट इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू ओमेगा फाइनल। ऑलराइट, अब एक बार खुद से क्वेश्चन पूछो, यार मैंने इनिशियल वेलोसिटी इस रिंग को v0 दी थी और एंगुलर वेलोसिटी इसकी जीरो थी, बट इस वाले मोमेंट पर इसकी कुछ नॉन जीरो एंगुलर वेलोसिटी भी हो गई है और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v फाइनल, हमें आइडिया नहीं है कि ये v0 से ज्यादा है, कम है या बराबर है। हम बिकॉज जनरल केस कंसीडर कर रहे हैं तो अपन डिफरेंट मान सकते हैं। तो ये चीज डायरेक्टली क्या सिग्निफाई करती है कि यार अगर ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आकर अपनी वेलोसिटी पर कुछ इम्पैक्ट डाल रही है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी पर कुछ इम्पैक्ट डाल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रिंग के ऊपर एक नॉन जीरो फोर्स लगना चाहिए, राइट? एंड स्पेशली किस डायरेक्शन में, एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में। गॉट इट, ये अपन को समझ में आ गया। सेकेंड, एक नॉन जीरो टॉर्क भी होगा इस रिंग का, जो अगेन इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन ले सकते हैं, बिकॉज नॉन जीरो टॉर्क की वजह से ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो से सर्टेन नॉन जीरो वैल्यू हो गई है। तो बेसिकली क्वेश्चन में अपन को क्या करना है कि इस f को एनालाइज करना होगा और इस टॉर्क को एनालाइज करना होगा। जैसे अपन ने इन दोनों को एनालाइज कर लिया और जैसे अपन ने इन दोनों को इवैल्यूएट कर लिया, हमारे सामने जो कड़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो पूरी खुल जाएगी। ऑलराइट, अब अपन एनालाइज करते हैं कि इस रिंग के ऊपर फोर्स कहाँ से लग सकता है और उस फोर्स का क्या टॉर्क होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सर्टेन टाइम पर जाते हैं जब हमारी जो रिंग है वो सर्टेन अमाउंट से मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में आ चुकी है। सपोज ये मेरा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का और हमारा जो रिंग है उसका कुछ सर्टेन पार्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है। मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ कि जो लाइन है ये एक तरीके से कॉर्ड है इस पूरे रिंग की। ऑलराइट, एंड सपोज ये मेरा सेंटर है रिंग का, तो अपन क्या करते हैं, एक एंगल बना लेते हैं कि यार सपोज इतना ये जो पार्ट है एंड पॉइंट्स ये थीटा एंगल पर है। ऑलराइट, फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अपन को समझना होगा कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पर फोर्सेस क्यों लगने वाले हैं। अब अगर अपन ध्यान देते हैं कि फ्रिक्शन तो है नहीं ग्राउंड से, तो उसका कोई फोर्स नहीं आया। जो mg लगाएगा फोर्स
वो बेसिकली डाउनवर्ड्स लगाएगा तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है सिग्निफिकेंट, तो उसको भी अपन हटा सकते हैं। और कौन से फोर्सेस रख सकते हैं, तो जो फोर्स बचा है दैट इज आर लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज क्यू वी क्रॉस बी से। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्यू वी क्रॉस बी कैसे लगेगा, मुझे समझ में आया कि यार हमारी जो रिंग है उस पर ऊपर चार्ज है, तो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को अपन क्या बोल सकते हैं, एज लैम्डा इंटू डी थीटा। राइट, ये लैम्डा जो है वो इसकी रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी एंड थीटा इज माई एंगल। तो यार बिकॉज ये जो लैम्डा डी थीटा वाला चार्ज है ये स्टैटिक तो है नहीं, ये मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा बिकॉज हमारा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, सपोज उसको अपन बोलते हैं स्मॉल वी, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा कि इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारी जो रिंग है रोटेट कर रही है, तो दिस इज ऑल्सो अ न्यू कंपोनेंट दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा आर। तो बिकॉज हमारा चार्ज स्टैटिक नहीं है, उसके सर्टेन वेलोसिटीज हैं, तो इन दोनों वेलोसिटीज की वजह से ये कुछ फोर्स लगेगा इस रिंग के ऊपर, अपन को वही फोर्स को एनालाइज करना होगा। तो सपोज मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ फोर्स के लिए, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, इसका कुछ ऐसे वेलोसिटी है v, और एक ऐसे वेलोसिटी है टेंजेंशियली टू दिस रिंग दैट इज ओमेगा इंटू आर। पहले फोर्स को मैं बोलता हूँ F1, जो बेसिकली इस v वाले कंपोनेंट की वजह से है। तुरंत अपन को समझ में आने वाला है कि उसका जो कंपोनेंट आएगा दैट इज डाउनवर्ड्स, वर्टिकली आएगा, इसको अपन बोल सकते हैं एज डी F1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी इसका चार्ज है दैट इज लैम्डा इंटू डी थीटा इंटू हमारा v इंटू हमारा b। ऑल राइट, यहाँ पर अगर किसको चार्ज समझ में नहीं आया ना, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले एलिमेंट को ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये सेंटर पे सर्टेन डी थीटा अमाउंट ऑफ एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसके लिए अपन चार्ज डिफाइन करते हैं या चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं एज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई। राइट, तो यहाँ से अपन ने बेसिकली इसका चार्ज डिफाइन कर दिया एज डी क्यू एज लैम्डा इंटू डी थीटा। सो बेसिकली ये हमारा आ गया डी F1 फोर्स। बट सिर्फ यही फोर्स नहीं है, बिकॉज हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट ओमेगा आर भी है, तो इसकी वजह से भी एक फोर्स लगेगा। अब अगेन उसके डायरेक्शन में तुम्हें तुरंत समझ में आने वाली है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, कुछ इस तरीके से। और सपोज उस फोर्स को अपन बोलते हैं F2, सो डी F2 क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज अगेन हमारा जो चार्ज है लैम्डा इंटू डी थीटा, इसकी वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इंटू आर इंटू हमारा मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। एंड यही दो फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को लाने के लिए। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर अपन को समझ में आने वाला है कि अगर तुम डी F2 को देखते हो तो बिकॉज वो इस ओमेगा आर के परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली वो इस रिंग का नॉर्मल हो जाएगा। एंड अपन को पता है कि सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो इसके सेंटर से पास करता है, दैट इज कि इस डी F2 का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो तुरंत अपन को समझ में आया कि जो डी F2 है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ऑल राइट, एंड सिमिलरली जो F1 अपन ने निकाला, बेसिकली डी F1 निकाला, उसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही थी, दैट इज इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आने वाला एक्स डायरेक्शन में। तो तुरंत अपन को समझ में आएगा कि यार ये वेलोसिटी को तो चेंज नहीं करेगा, बट अगर अपन इसका टॉर्क ले, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ सकता है जो एक्चुअली नॉन जीरो टॉर्क बनाएगा। तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो तुरंत तुम्हें समझ में आ गया कि कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं सर्टेन टाइप ऑफ मोशन के लिए। ऑल राइट, अब अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप दोनों फोर्सेस को एनालाइज करेंगे। पहले अपन एनालाइज करते हैं डी F2 को, जो एक्चुअली वेलोसिटी को चेंज करने वाला है। तो F2 को निकालने के लिए अपन फिर से ड्रॉ करते हैं वाला रीजन जो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में है, कुछ इस तरीके से होगा रीजन। ऑल राइट, एंड सपोज अपन इस वाले एलिमेंट को फोर्स एनालाइज कर रहे थे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन डी F2 कि बेसिकली सेंटर से पास करेगा, और सेंटर से अपन अज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल है दैट इज थीटा। तो अगर मुझे इस डी F2 का इम्पैक्ट एनालाइज करना है हमारी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में, जो इस एक्स डायरेक्शन में है, तो मुझे क्या करना होगा, इस डी F2 का फोर्स कंपोनेंट लेना होगा। और अपन को तुरंत दिख रहा है वो एक्चुअली इस वेलोसिटी के अपोजिट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था ना कि जो V फाइनल होगा वो V0 से ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, वो अपन ने आंसर कर दिया, और वो एक्चुअली V0 से कम होगा। सो अगर अपन इसके कंपेरेंट करते हैं तो क्या है अपने पास फोर्स, दिस डी Fx इज इक्वल्स टू डी F2 इंटू कॉस थीटा। राइट, बिकॉज तुम इस तरीके से इसको एक्सटेंड करोगे, ये मेरा थीटा हो जाएगा और ये हमारा कंपोनेंट हो गया। अब बिकॉज मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ आसानी से। डी F2 को अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। इसको अगर तुम नीचे रख देते हो तो लैम्डा अपना बाहर आ गया, आर अपना बाहर आ गया, पी अपना बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारा, सिर्फ डी थीटा। ऑल राइट, यहाँ से हमारा ओमेगा भी बाहर आ गया, एंड दिस इज जस्ट कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स बहुत ध्यान से रखनी होगी।
बिकॉज अगर तुम थीटा कंसिडर करते हो कि अपन ने सेंटर लाइन से थीटा को इस तरीके से पॉजिटिव बोला है, तो वो बेसिकली कहाँ से कहाँ जाएगा, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज माइनस थीटा। तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ लगेगी, माइनस थीटा से प्लस थीटा। तो उसको अगर तुम पुट करोगे प्रॉपरली, देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज आर एफ एक्स। गॉट इट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन में लिखने वाला हूँ यहाँ पर, उस पर ध्यान देना। ये जो एफ एक्स है, ये एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा था, ये हमारी वेलोसिटी पर इम्पैक्ट डाल रहा था, ये हमारी वेलोसिटी को कम कर रहा था। तो आई कैन राइट दिस एफ एक्स एज जस्ट यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, एम इंटू डी वी ओवर डी टी, राइट, बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन। अब किसी ने अगर यही एक्सप्रेशन लिख दिया तो उसका गलत हो जाएगा, इसलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारा जो फोर्स है ना यार, वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। ये हमारा फोर्स डायरेक्शन है, ये हमारा वेलोसिटी डायरेक्शन है। तो बेसिकली फोर्स की वजह से वेलोसिटी कम हो रही है। तो यहाँ जो डी वी है ना यार, वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए अपन को यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लस माइनस के चेंज करने से हमारा जो इंटीग्रेशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो करेक्ट इक्वेशन हमारे पास क्या निकल कर आती है, दैट इज एम इंटू डी वी ओवर डी टी, अगेन माइनस साइन के साथ, इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन 1। गोइंग बैक टू फंडामेंटल अगेन, हमें अपन ने F2 निकाल लिया। अब अपन को फोकस करना होगा F1 के ऊपर, और डायरेक्टली F1 नहीं, एक्चुअली F1 का रोल क्या था, F1 का रोल था एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने का। तो बेसिकली हमें इस F1 का एक्चुअली टॉर्क निकालना होगा, जिसको अपन एवेल्यूएट करेंगे। तो अगर तुम इसकी डायरेक्शन देखते हो, तो बिकॉज अपन ने पहले की तरह ये थीटा बोला था, दिस विल बी 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट होगा F1 का जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज अगेन सिमिलर कंपोनेंट डी F1 इंटू कॉस थीटा, राइट, बिकॉज जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो तो नॉर्मल से पास कर जाएगा दिस कंपोनेंट। अब इसका टॉर्क निकालने के लिए अपन को इसके आर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज जस्ट स्मॉल आर। तो ये बेसिकली टॉर्क हो गया जो चेंज करने वाला है इसकी एंगुलर वेलोसिटी को। और जिस तरीके से अपन ने फोर्स निकाला है, उसी तरीके से अपन इस टॉर्क को भी निकाल सकते हैं, सिंपली इसको इंटीग्रेट करके। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद एक बार इंटीग्रेट करो, बिकॉज तुम्हारे सामने सारे एक्सप्रेशन है साफ साफ, दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन। सिंपली एक कॉस्ट का तुम्हें इंटीग्रेट करना होगा, तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा हमारे टॉर्क का। तो उसको अगर तुम निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो टाउ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन। गॉट इट। अब जैसे ही अपन ने टाउ निकाल लिया, अगेन अपन यूज करने वाले न्यूटन सेकंड लॉ, बट इन दिस टाइम टॉर्क के फॉर्म में, एंड दिस टाउ विल बी इक्वल टू आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज जो रिंग का होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर इनटू हमारा अल्फा। और यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, बिकॉज अपन सेम ही फॉर्मूले से जाने वाले हैं, दैट इज डी वी बाई डी टी। तो अल्फा हमारा हो जाएगा जस्ट डी ओमेगा डी टी। ऑलराइट, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव्स यूज़ नहीं किया, बिकॉज जो टाउ की डायरेक्शन है वो ही हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ऑलराइट, तो फाइनली इस इक्वेशन के तो तुम्हारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, दैट इज दिस इक्वेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बाद जो स्टेप मैं लेने वाला हूँ, हमें निकालना क्या था, एक बार फिर से उस पर फोकस करो। हमें वो कंडीशन निकालनी है या फिर वो चार्ज निकालना है इस तरीके से कि जैसे ही हमारी रिंग कंप्लीटली अंदर आ जाती है, हमारी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे कंडीशन किस पर बनानी है, उस पर फोकस करो। मुझे कंडीशन बनानी है वेलोसिटी पर एंड एंगुलर वेलोसिटी पर। ऑलराइट, और हमने जो इक्वेशंस निकाली हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म में है, अगेन एंगुलर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। तो फाइनली मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन चाहिए कि वेलोसिटी को मैं एज अ फंक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकाल पाऊँ या फिर वाइस वर्सा कर पाऊँ। और ये मैं कब कर सकता हूँ, जब मेरे पास कुछ इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, दैट इज डी वी अपॉन डी ओमेगा इज समथिंग एफ डैश ऑफ ओमेगा, राइट। तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, सिंपली अपन इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, राइट, बिकॉज डी वी ओवर डी ओमेगा वाला टर्म आ जाएगा, जो साइन थीटा था वो कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज थीटा भी एक वेरिएबल है जो उसको अपन को एलिमिनेट करना होगा। सिंपली यहाँ से v और ओमेगा रह जाएंगे। तो हमारी जो पूरी इक्वेशन थी, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जो अपन को चाहिए भी था। ऑलराइट, सो अगर तुम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो तुम्हारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, वो सिंपली हो जाएगा हमारा ओमेगा अपॉन वी के फॉर्म में। तो देख रहे हो, बहुत ही स्मॉल सिंपल सी इक्वेशन बन गई यहाँ पर। अगर अपन डी वी को इधर ले जाते हैं, ओमेगा को इधर ले जाते हैं, तो फाइनली जो हमारे पास टर्म आएगा कुछ इस फॉर्म का हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं बहुत केयरफुली। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, दैट वाज वी नॉट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, दैट वाज 0। फाइनल अपन को निकालना था, दैट इज वी एफ। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, उसको अपन बिकॉज प्योर रोलिंग हो रही है उस मोमेंट पर, तो वी कैन राइट एज वी फाइनल अपॉन स्मॉल आर। तो इसको अगर तुम इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हारे पास
इस इक्वेशन का यूज़ करके वी फाइनल का एक्सप्रेशन आ जाएगा एज वी नॉट अपॉन रूट टू, और यहाँ से अपन ने शो भी कर दिया कि वो इनिशियल वेलोसिटी से डिक्रीज हो चुकी है। गॉट इट? एंड सिमिलरली तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल भी आ जाएगा, दैट इज जस्ट वी नॉट अपन आर इंटू रूट टू। ऑल राइट, बट अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ। देख रहे हो सवाल कितना ज़्यादा लेंदी हो गया है, बट अलग अलग सब टॉपिक्स जो हैं, सब कॉन्सेप्ट जो हैं, वो हमारा सवाल ही क्लियर करते जा रहा है। एंड इसीलिए ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? बिकॉज ऑल्दो हमें लग रहा है कि ये एक ही सवाल है, बट कितने सारे कॉन्सेप्ट्स ये क्लियर कर दिए इसने हमारे। और इस तरीके से एडवांस की जो प्रिपरेशन होती है बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। अब अगर तुम ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारा जो कोर्स है SO60 उसको ज़रूर चेकआउट करना, बिकॉज वहाँ पर हम ऐसे सवालों को डिस्कस कर रहे होते हैं और इतना सिंपली कंसाइज फॉर्म में डिस्कस कर रहे होते हैं, ताकि बच्चा जो है वो क्लियर रहे उसके कॉन्सेप्ट्स, वो रिवाइज कर पाए अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें उसका बैकलॉग बन गया है, उनको क्लियर कर पाए। वहाँ से उसकी हेल्प हो जाती है। ऑलराइट, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। कोई नहीं, मैं कहाँ खो गया, सवाल पे वापस आते हैं। सो बेसिकली हमसे अभी भी ये नहीं पूछा, ऑल्दो अपन ने ओमेगा फाइनल निकाल लिया, वी फाइनल निकाल लिया, हमसे पूछा कुछ और है। हमें बताना है कि चार्ज क्या होगा स्मॉल क्यू, और अब कंडीशन क्या पूछी है हमसे कि यार जिस मोमेंट पर प्योर रोलिंग हो गई है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, उस मोमेंट पर रिंग जो है ना वो कंप्लीटली इस तरीके से अंदर आ गई है। तो यार वो बताओ मुझे, वो कैसे निकालेंगे? ऑल राइट, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, पहले वो वाला मोमेंट एनालाइज करते हैं कि जिस मोमेंट पर हमारी रिंग जस्ट इस रीजन में जाने वाली है। करेक्ट, कुछ इस तरीके से पोजीशन होगी वहाँ पर। तो यार यहाँ पर अगर अपन एंगल को देखते हैं, बिकॉज हम हमेशा एंगल बोल रहे थे उस पार्टिकल का या फिर उस चार्ज एलिमेंट का जो रिंग के अंदर है, जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पर वो एंगल क्या हो जाएगा, जस्ट ये वाला टच वाला पार्ट है तो कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ एंगल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट? उस तरीके से हमारी रिंग फिर अंदर जाती आएगी इस तरीके से, और एंगल जो होगा, जो हमारा मैक्स एंगल था, ये वाला पॉइंट, ये वाला ऐसे, वो इंक्रीज होता रहेगा। और जिस मोमेंट पर हमारा जो सेंटर है रिंग का वो कोइंसाइड करेगा इस बाउंड्री से या फिर इस इंटरफेस से, उस मोमेंट पर हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा π/2। गॉट इट? बट अपन को ये वाले पोजीशन पे नहीं देखना, हमसे बेसिकली उस मोमेंट की बात करी जा रही है जब ये जो रिंग है कंप्लीटली अंदर जा रही आती है। तो इस वाले मोमेंट पर जो एंगल था हमारा वो बेसिकली हो गया है अब पाई। ऑलराइट, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है? मुझे पता है कि यार मेरा एंगल इनिशियल 0 था और एंगल जो फाइनल था दैट वाज पाई। मुझे और क्या इन्फॉर्मेशन है? मुझे मेरी ओमेगा पता है दैट वाज 0 इनिशियली, और उसके बाद ये हो गई है V0/√2r। तो मुझे ओमेगा पता है, मुझे एंगल पता है, तो इनके बीच में अगर अपन ने कोई रिलेशन निकाल दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या यार हमारे पास कोई रिलेशन है जो थीटा को और ओमेगा को रिलेट कर दे? बिकॉज अगर अपन ने वो रिलेशन निकाल लिया तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आंसर आने वाला है, एंड द आंसर इज यस। हमारे पास रिलेशंस हैं, हमने टॉर्क निकाला हुआ है सिस्टम के ऊपर, हमने फोर्स निकाला हुआ है सिस्टम के ऊपर, राइट? अगर मैं फोर्स की इक्वेशन को निकालूं जो अपन ने एक्स डायरेक्शन में लिया था, दैट वाज -dv/dt, दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ओमेगा भी आ रहा है, यहाँ पर थीटा भी आ रहा है, बट यहाँ पर dv/dt आ रहा है यार। अगर मैं इसको हटाकर dω/dt निकाल दूँ तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। और यार वो भी अपन निकाल सकते हैं, बिकॉज नीचे अपन ने ऑलरेडी एवेल्युएट किया था वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, राइट? ये इक्वेशन जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को फिर से यूज करते हैं एक बार। यहाँ से अपन एक जनरल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, दैट इज इनिशियली तो V0 थी, फाइनल अपन इसको बोलते हैं जनरल V, और फाइनल ओमेगा को भी अपन बोलते हैं ओमेगा। तो अगर तुम वो इवैल्यूएट करोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा आ जाएगा जनरल एज दिस एक्सप्रेशन, राइट? इसी एक्सप्रेशन को अपन ऊपर वाली इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज माई ओमेगा, दैट कैन बी रिटन एज दिस एक्सप्रेशन। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज माई साइन थीटा। बट अभी भी जो अटक रहा है वो है dv/dt, इसको भी अपन को एवेल्यूएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, एक्सेलरेशन की उस फॉर्म पे जाता हूँ, दैट इज a कैन बी रिटन एज v/dv/dx, राइट? बिकॉज यहाँ पर अपन एक्सेलरेशन की बात ही कर रहे थे। अगर अपन ये वाली फॉर्म में जाते हैं, बट यहाँ पर x क्या है, बिकॉज राइट हैंड साइड में मेरे पास थीटा है, तो मुझे x में और थीटा में एक रिलेशन निकालना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिकॉज x क्या है एक्चुअली, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, राइट? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज एक जनरल पोजीशन पर रिंग मेरी कुछ इस तरीके से है, ये मेरा रिंग का सेंटर है, एंड इस तरीके से ये जो एंगल है दैट वाज माय थीटा। तो यार ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस सेंटर का इस कॉर्ड से डिस्टेंस, यही एक्चुअली x है, बिकॉज यही एक्चुअली हमारा डिस्प्लेसमेंट है सेंटर का, राइट? बिकॉज इनिशियली जब हमारी रिंग जस्ट एंटर करने वाली थी इस रीजन के अंदर, तो हमारा जो x था वो -r था,
और जस्ट जो इस रिंग इस तरीके से बाहर हो जाएगी तब हमारा एक्स जो है वो कैपिटल आर हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, सॉरी, राइट। सो बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन है, कुछ इस तरीके से हमारी कॉर्ड हो गई, ये हमारा सेंटर हुआ, ये मेरा स्मॉल आर है, दिस इज माई स्मॉल एक्स एंड दिस इज माई थीटा। सो आई कैन राइट एक्स इज आर कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास डी एक्स क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज जस्ट माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। गॉट इट। बेसिक सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर अपन यहाँ वाले टर्म को इस तरीके से रख देते हैं ऊपर की तरफ, सो बेसिकली m इंटू वी डी वी ओवर डी एक्स, और डी एक्स को अपन अगेन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो इक्वेशन क्या निकल कर आ जाएगी, दैट इज जस्ट दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पूरा। तो मैं बेसिकली वी वाले टर्म को एक साइड रखना है, थीटा वाले टर्म को एक साइड रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इंटीग्रल बन जाएगा। लिमिट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। थीटा की इनिशियल वैल्यू 0 थी, फाइनल वैल्यू पाई थी। v की इनिशियल वैल्यू v0 थी, फाइनल वैल्यू v0 अपॉन √2 थी। तो मैं बेसिकली इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, जो आसान है, बिकॉज तुमने एस वाले इंटीग्रेशन बहुत सॉल्व किए होंगे, जहाँ पर तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है अन्य वाले टर्म को। सिंपली तुम t रख सकते हो, उसको बाद सब्स्टिट्यूट करोगे, तो फाइनली तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लैम्डा को अपन अगेन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज q या फिर स्मॉल q अपॉन 2 जो अपन को एक्चुअली निकालना था, चार्ज निकालना था, राइट। वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास फाइनली जो हमसे क्वांटिटी पूछी थी दैट वाज चार्ज, वो निकल कर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। गॉट इट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो अपन ने इतने परिश्रम के बाद, इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद सॉल्व कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अपन डिस्कस कर रहे थे कि यार मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इम्पैक्ट आया है। हमारी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियली v0 थी, बाद में वो v0 बाई √2 हो गई। हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो इनिशियली 0 थी, बाद में वो जाकर v0 अपॉन √2 r हो गई। तो यार अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से वेलोसिटी को चेंज कर देती है, तो यार फिर तो वो एनर्जी भी चेंज कर रही है। दैट मीन्स यार वो तो फिर वर्क डन कर रही है। तो यार वर्क डन कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो हमेशा 0 रहता है, बिकॉज अपन को पता है मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली v क्रॉस b के फॉर्म में होता है, और v अगर परपेंडिकुलर है फोर्स से तो वर्क डन तो आ ही नहीं सकता। एंड यही एक्चुअली ट्रुथ है, यहाँ वर्क डन नहीं हुआ है अगर तुम बहुत ध्यान से देखते हो तो। बिकॉज वर्क डन कब होता है, जब मेरे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई सर्टेन चेंजेस आते हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स ने किया क्या, उसने एनर्जी की फॉर्म चेंज कर दी। इनिशियली जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, वो कंप्लीटली ट्रांसलेशनल फॉर्म में थी। मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया, बोला यार ट्रांसलेशनल फॉर्म में मत रखो, इसको स्प्लिट कर दो। तो आफ्टर डूइंग सर्टेन फोर्सेस, ये जो एनर्जी थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, अब वो ब्रेक हो गई दो टर्म्स में, दैट इज आर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स ने सिर्फ इतना ही किया है, उसने इस टोटल अमाउंट को चेंज नहीं किया। बिकॉज अगर तुम निकालोगे टोटल अमाउंट भी कि यार हाफ m v0 स्क्वायर जो इनिशियल एनर्जी थी हमारी काइनेटिक, वो ही रहेगी। बिकॉज अगर तुम फाइनल निकालते हो काइनेटिक एनर्जी को, तो क्या हो जाएगा, वो जस्ट हाफ अगेन m v0 स्क्वायर बाई 2। और अगर तुम यहाँ से भी निकालोगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, दैट इज हाफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज अगेन v0 स्क्वायर बाई r स्क्वायर अपॉन 2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो अभी भी इतनी ही रही है, तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ने कोई भी वर्क डन नहीं किया, उसने सिर्फ ट्रांसलेशनल वाले एनर्जी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल। सिर्फ उसने इतना ही किया है, एंड उसकी वजह से हमारे वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंजेस आ गए, एंगुलर वेलोसिटीज आ गई, बट टोटल एनर्जी अभी भी रिंग की चेंज नहीं हुई, उतनी ही है। एंड यही एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल था जो अपन ने देखा कि भले वेलोसिटी चेंज हो गई बट टोटल एनर्जी अभी भी सेम ही है, इंटैक्ट ही रही है, और मैग्नेटिक फोर्स ने कोई भी वर्क डन नहीं किया। ऑलराइट, आई थिंक क्लैरिटी मिली होगी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लगा होगा, और काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज ज़रूर होंगे इस सवाल के थ्रू। रोटेशन तुम्हारा रिवाइज हो गया होगा, सर्कुलर मोशन रिवाइज हो गया होगा, काइनेमैटिक्स रिवाइज हो गया होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो रिवाइज हुआ ही होगा, और बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स भी रिवाइज हुए होंगे। आई गेस तुम्हें मज़ा आया होगा। इसी के साथ अपन वाली वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।